हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार। आज हम लोग का ज्योग्राफी का एक टॉपिक रहेगा जो इम्पोर्टेंट है टॉपिक। अब वो टॉपिक है हमारा मानसून, ठीक है, जो कि आपका हर एग्ज़ाम में आपका 1 से 2 प्रश्न रहता ही है। और वैसे भी आप लोग का मानसून जानना चाहिए। मानसून में क्या होता है कि आपका जो गर्मी के समय में जो बारिश होती है वो बारिश कहाँ से आई, मानसून कहाँ से आई, और जलवायु के बारे में भी जानकारी मिलती है। और मानसून में क्या होता है कि जैसे कि आपका कभी कभी कोई ठंडी के समय में जो बारिश हुई वो बारिश कहाँ से आई, और गर्मी में जो हवा चल रही है कहाँ से कहाँ चल रही है, और किस टाइम में कैसा बारिश होगा, और गेहूं की फसल किस मानसून में होती है जो कि ठंडी है वो, और ठंडी में क्यों होती है। और भी देखते हैं कि मानसून भारत में कैसे कैसे कहाँ कहाँ प्रवेश करती है और कहाँ कहाँ बारिश होगी। तो ये सब जानकारी सामान्य जानकारी है जो कि हम लोग को होना चाहिए। तो आज हम लोग मानसून देखेंगे, और आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, हम लोग अब मानसून पे आते हैं। देखिए मानसून क्या है। मानसून ये हमारा टॉपिक है। अब देखिए, पहला सवाल उठता है कि एक आप लोग वर्ड सुने होंगे जलवायु, और दूसरा सुने होंगे मानसून, जो कि आज हम लोग देखेंगे पूरा मानसून, ठीक है। ये जलवायु और मानसून क्या है? क्या ये दोनों सेम है या फिर ये दोनों डिफरेंट, यानी कि भिन्न, दोनों सेम है या फिर डिफरेंट है, क्या है ये? तो देखिए, जलवायु और मानसून अगर हम लोग देखें तो देखिए जलवायु क्या होता है। जलवायु का अगर हम बात करें तो देखिए, जलवायु है क्या कि कई सालों के मौसम का अगर हम निकालते हैं औसत तो हम उसे जलवायु कहते हैं। जैसे कई सालों का मौसम, जैसे कि 5 साल हो गया, 10 साल, 20 साल या 50 साल या 2 साल, मतलब कई सालों के मौसम का अगर हम निकालते हैं औसत तो उसे हम जलवायु कहते हैं। जैसे कि आप लोग को पता होगा, आप लोग सुने होंगे बच्चे क्लास में भी, कि भारत की जो जलवायु है कैसी जलवायु है, भारत की जलवायु कैसी जलवायु है। तो आप लोग पढ़े होंगे कहीं भी, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कैसे हो गई, उष्णकटिबंधीय ही क्यों हुई? तो आज हम लोग ये सब पूरा डिटेल देखेंगे। तो देखिए, जलवायु तो आप समझ गए कि कई सालों के मौसम का अगर हम निकालते हैं, कई सालों के मौसम का निकालते हैं हम, कई सालों के मौसम का एवरेज अगर निकालेंगे तो वो क्या निकल जाएगा, जलवायु। अब हम मानसून का बात करते हैं। तो देखिए, मानसून क्या होता है। मानसून को हम एक तरह से मौसम भी कह सकते हैं। मौसम क्यों कहेंगे कि देखिए, क्षणिक, यानी कि मौसम क्षणिक बदलने वाला है। क्षणिक क्या हुआ कि अभी मान लेते हैं क्या कि गर्मी बहुत है, या मान लेते हैं अभी जैसे कि ठंडी का मौसम है, ठंडी बहुत है, और फिर अचानक बहुत तेज़ धूप हो गई। तेज़ धूप होने के बाद फिर अचानक हल्का हल्का गर्मी हो गया, तो हम इसे क्या कहेंगे, मानसून या मौसम कहेंगे, ठीक है। मानसून इसे हम क्या कहेंगे, मौसम। कैसे? ठंडी बहुत थी, अचानक तेज़ धूप हुई, तेज़ धूप होने के बाद फिर धूप में गर्मी था, तो अचानक ठंडी से कन्वर्ट हो गया गर्मी में। तो ऐसे ही तो ये जो कन्वर्ट हुआ इसे क्या कहेंगे, मौसम। जैसे कि आप लोग सुनते होंगे, क्या आप लोग डेली के बोलचाल की भाषा में बोलते होंगे कि वर्षा का मौसम है। क्यों? क्योंकि वो पहले गर्मी था, गर्मी के बाद फिर वर्षा का मौसम आ गया, वर्षा के मौसम के बाद फिर ठंडी का मौसम आ गया, फिर गर्मी का मौसम आ गया। तो ये जो क्षणिक जो बदल रहा है, तो इससे ही हम मौसम कहेंगे, ठीक है। अब तो ये आप जलवायु भी समझ गए कि काफ़ी लंबे समय से जो चले आ रहा है उसे हम क्या कहेंगे, जलवायु। और मानसून भी समझ गए कि क्षणिक, जो जैसे कि गर्मी से वर्षा हो गया, वर्षा से ठंडी हो गया, फिर ठंडी से गर्मी हो गया, जो लगातार चेंज होते जा रहा है, यानी कि लगातार बदलते जा रहा है, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, मानसून कहेंगे। तो आप लोग ये समझ गए होंगे। अब चलिए, अब इसमें एक होता है कि एग्जाम सब में पूछा गया है, हल्का इसे मैं डिटेल लेके चलता हूँ। देखिए, मौसम जो है, मौसम को अगर हम थोड़ा डिफाइन करें तो देखिए, मौसम कहाँ से आया। मौसम जो है एक ये मौसिन शब्द से मिल करके बना है, ठीक है। मौसिन शब्द, मौसम जो है ये आपका मौसिम से बना है। मौसिम क्या है, मौसिम शब्द से बना है।
मौसम क्या है, तो ये अरबी शब्द है, ठीक है, और ये इससे मिल करके बना है, और इसका अर्थ क्या होता है, ऋतु, ठीक है। मौसम का अर्थ क्या होता है, ऋतु। तो इसे आप लोग समझ गए। मैंने बस ये आप लोग का बेसिक था कि जलवायु क्या है, मानसून क्या है, और उसके बाद फिर मौसम जो चेंज होता है वो कैसे कैसे चेंज होता है। उसके बाद फिर मौसम जो शब्द है कहाँ से, मौसम जो शब्द किससे लिया गया है, तो ये इस देश से लिया गया, और ये इसका अर्थ क्या होता है, मौसम। मौसम का अर्थ क्या होता है कि ऋतु। अब चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कैसे हुई। सबसे पहले मैं एक पृथ्वी बनाता हूँ, ठीक है। ये हमारा पूरा पृथ्वी हो गया, ठीक है। आप लोग का पता होगा पृथ्वी के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है। जो ज्योग्राफी का इससे पहले लगभग में 6 से 7 क्लास हो चुका है, आप लोग वो वीडियो जरूर देखें। तो लगभग में बहुत सारा क्वेश्चन और भी जो बेसिक चीज़ है वो सब सारा बेसिक क्लियर हो चुका है। तो देखिए पृथ्वी के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक है। भूमध्य रेखा कहते हैं, या इसे हम लोग विषुवत रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। और इसके ऊपर से कौन सी रेखा गुजरती है, जो कि भारत के बीचों बीच गुजरती है, और भारत में गर्मी का ये प्रमुख कारण भी है। तो ये कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। ये कर्क रेखा गुजरती है, और इसी बीच में हमारा भारत है, ठीक है। इसी बीच में हमारा भारत है। और आप लोग को पता होगा कि कर्क रेखा भारत के किस किस राज्य से होकर के गुजरती है। तो इसका भी मैंने आप लोगों को ट्रिक बताया, ठीक है। मित्र पे गमछा झाड़, जैसे कि मिजोरम हो गया, फिर त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये सब ट्रिक आप लोग, ये सब पिछली वीडियो में हो चुका है। तो देखिए अब कर्क रेखा के नीचे फिर कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा फिर एक और रेखा यहाँ से गुजरती है, इसे हम कौन सी रेखा कहते हैं, इसे हम कहते हैं मकर रेखा। इसे कौन सी रेखा कहते हैं, मकर रेखा। तो आप लोग समझ गए कि पूरा पृथ्वी जो है, पूरा पृथ्वी के बीच से पूरा पृथ्वी को 3 रेखा काटती है। पहला बीचों बीच जो रेखा गुजरती है वो भूमध्य रेखा हो गया। फिर अगला रेखा जो है भूमध्य रेखा के ऊपर जो है कर्क रेखा, और उसके नीचे जो है मकर रेखा। तो ये 3 रेखा आप लोग को याद रखना पड़ेगा, और भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है। अब रहा बात कि भारत, ये जो सूर्य है, आप लोग जो सूर्य देखते होंगे, सूर्य जो है, सूर्य स्थिर है लेकिन पूरा पृथ्वी घूम रही है। पृथ्वी जो घूम रही है, अब ये तीनों रेखा पर ये सूर्य लंबवत होती है। तो कब लंबवत होती है, और पूरा भारत में सबसे लंबा दिन किस तारीख को होता है, और सबसे छोटा दिन किस तारीख को होता है। अगर हम बात करें कि पूरा भारत में सबसे लंबा दिन यानी कि रात छोटी हो और दिन बहुत लंबी हो, और ये सबसे लंबा दिन, और पूछे सबसे लंबी रात कितने तारीख को होती है। तो देखिए सब भारत में अगर सूर्य कर्क रेखा पर आ गया, अगर सूर्य अगर यहाँ पर है, तो वाजिब है कि इस दिन अगर सूर्य अगर कर्क रेखा पर है, तो इस दिन गर्मी भी बहुत ज़्यादा होगी और दिन भी लंबा होगा। तो ये सूर्य जो है कर्क रेखा पर कब लंबवत होती है, ठीक है। सूर्य कर्क रेखा पर कब लंबवत होती है, ये हमें जानना है। तो देखिए सूर्य जो है कर्क रेखा पर 21 जून को लंबवत होती है, ठीक है। 21 जून को लंबवत होती है, यानी कि हम इसे कह सकते हैं कि 21 जून को सबसे लंबी दिन होती है भारत में। 21 जून को सबसे लंबी दिन भारत में होती है, और सबसे अधिक गर्मी 21 जून को ही होती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि उसके बाद जब सूर्य यहाँ से सूर्य जब नीचे आई इस जगह, ये पहला स्टेप था। अब अगला स्टेप में अगर सूर्य अगर नीचे आती है, तो किस तारीख को सूर्य भूमध्य रेखा के लंबवत होगी, यानी कि भूमध्य रेखा पर किस तारीख को सबसे अधिक गर्मी होगी और सबसे लंबा दिन होगा। तो किस तारीख को होगा, तो ये 23 सितंबर को होगा, ठीक है। 23 सितंबर को सबसे लंबी दिन होती है, 23 सितंबर को सबसे लंबी दिन होती है। अब इसके बाद हम अगर देखें, अगर सूर्य अगर ये दूसरा स्टेप हो गया, अब तीसरा स्टेप हम आते हैं। तो सूर्य अगर मकर रेखा के लंबवत होती है, इस रेखा पर अगर सूर्य लंबवत होती है, तो कितने तारीख को होगा, तो ये आपका हो जाएगा 22 दिसंबर को, ठीक है, 22 दिसंबर को। तो देखिए ये क्या है, 22 दिसंबर, 23 सितंबर और 21 जून क्या है। तो देखिए
ये पूरा पृथ्वी है। पृथ्वी के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजर रही है? भूमध्य रेखा गुजर रही है। और इसके ऊपर में कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। और इसके नीचे कौन सी है? मकर रेखा है। और हमारा भारत जो है कर्क रेखा के बीचों, हमारे भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजर रही है, ठीक है। और तो आज हम सबसे पहले देखते हैं कर्क रेखा। ये पहला सवाल उठता है कि भारत में सूर्य जो है कर्क रेखा पर कब लंबवत होती है, यानी कि सूर्य कर्क रेखा में कब लंबवत होती है। तो ये 21 जून एक डेट है, ठीक है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होती है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होती है, ठीक है। इस दिन ही सबसे अधिक लंबा दिन होता है। अब रही बात, अब जब सूर्य अब यहाँ पर है, पृथ्वी घूम रही है, घूमते घूमते फिर सूर्य जब भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के लंबवत होती है, विषुवत रेखा की अगर लंबवत होती है तो किस तारीख को लंबवत होती है? तो ये 23 सितंबर को लंबवत होती है। फिर मकर रेखा का बात हुआ तो ये कब लंबवत होती है? तो ये 22 दिसंबर को सबसे अधिक लंबवत होती है। अब इसे देखिए कैसे हम याद रखेंगे। तो देखिए 22 जून है, ठीक है, 22 जून है। अब देखिए क्या, हाँ, अब यहाँ पर अब जो हमारा भारत है, अब सबसे लंबा दिन भारत में कब हुआ? तो 21 जून को, ठीक है। 21 जून को सबसे लंबा दिन हुआ। और सबसे लंबी रात तो 22 दिसंबर को सबसे लंबी रात होती है, ठीक है। 22 दिसंबर को सबसे लंबी रात होती है। तो इससे आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला। अब देखिए सूर्य अगर देखिए इसे याद करने का ट्रिक क्या है कि जून के बाद 2 मंथ आगे होंगे, ठीक है। जून, जुलाई, अगस्त, उसके बाद फिर क्या आ गया? सितंबर, फिर अक्टूबर, नवंबर, फिर दिसंबर। फिर अब यहाँ से अब सूर्य जाएगी ऊपर। अब वैसा नहीं कि सूर्य इकट्ठे फिर कर्क रेखा पर चली जाएगी, नहीं। तो फिर ये भूमध्य पर जाएगी, फिर ये कर्क पे जाएगी, ठीक है। तो देखिए 22 दिसंबर, फिर ये इसके बाद दिसंबर के बाद क्या हुआ? जनवरी, फरवरी, दो महीना गैप करके सूर्य ऊपर जाएगी। फिर जनवरी, फरवरी, फिर ये मार्च में फिर ऊपर गया, ठीक है। कितने मार्च को ये गया? 21 मार्च को। फिर 21 मार्च को ये सूर्य फिर भूमध्य रेखा पर लंबवत होगी। फिर इसके बाद फिर मार्च, अप्रैल, मई, फिर जून, फिर यहाँ से फिर ये आपका एक तरह से ये सीरीज चलते रहेगा। तो आप लोग शायद यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे। फिर से मैं इसे रिपीट करता हूँ। देखिए सूर्य अगर ये हमारा पहला स्टेज है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से सूर्य है, ठीक। 21 ये जून का बात कर रहे हैं। फिर यहाँ से जून सूर्य अगर ये कर्क रेखा से, फिर ये मकर, फिर ये विषुवत रेखा पर आएगी, यानी कि भूमध्य रेखा पर आ गई। तो ये कितने तारीख को आई? ये जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में आ गई, ठीक है, सितंबर। फिर यहाँ से सूर्य किस रेखा पर आई? भूमध्य रेखा पर आई। कब आई? सितंबर के बाद 2 महीना गैप करेंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आई, ठीक। फिर अब ये यहाँ से फिर ये भूमध्य रेखा पर आई। कब आई? फिर 2 महीना गैप करेंगे, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, फिर ये मार्च में आ गई, ठीक है। फिर ये मार्च में आई। फिर अगला फिर ये अप्रैल, मई, जून, फिर 21 जून को यहाँ पर आएगी। तो इसी तरह से हमारा ये सीरीज सालों भर चलते रहता है, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग अपने मानसून पर आते हैं। तो ये समझ गए कि 21 जून को भारत में सबसे लंबी दिन होती है, और जबकि 22 दिसंबर को भारत में सबसे लंबी रात होती है। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब चलिए अब देखिए कि जलवायु, पहला सवाल बनता है कि हम कैसे जानेंगे कि किस देश की कैसी जलवायु है। पहला सवाल ये बनता है कि किस देश की कैसी जलवायु है, हम इसे कैसे समझेंगे। तो देखिए कि किसी भी स्थान या देश की जलवायु उसके समुद्र, जैसे कि हमारा भारत है, हम पहले ये दक्षिण भारत को देख रहे हैं, ठीक है। दक्षिण भारत, ये हमारा हो गया गुजरात, फिर ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, इस तरह से करके नीचे केरल वगैरह सब है। और इधर हमारा ये समुद्र है, ठीक, ये हमारा समुद्र है। तो देखिए किसी भी देश की जलवायु किस पॉइंट पर निर्भर करती है। पहला प्रश्न ये है हमारा।
तो देखिए कि किसी भी देश की जलवायु जो है वो मुख्यतः 2-3 कारणों पर निर्भर करती है। पहला कारण क्या हो सकता है कि उस देश के आसपास समुद्र है या नहीं, ठीक है। तो भारत के देखिए, भारत के दक्षिण में तो पूरा समुद्र ही है, ठीक है। तो ये हमारा पहला रीजन हो गया। अब अगला रीजन होता है कि वह किस अक्षांश पर है। अगर हम भारत के अक्षांश के बात करें तो आप लोग को पता है कि भारत का अक्षांश कितना से कितना है। भारत का अक्षांश कितना से कितना है। तो ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के ये आपका 37 डिग्री 6 मिनट तक है। और देशांतर भी आप लोग को पता है, ठीक है। देशांतर का अगर एक बार और रिकॉल कर लें तो ये 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट है। तो ये सब आप लोग को याद ही है। तो अब ये हमारा हो गया कि पहला क्या है रीजन, पहला कारण है कि क्या है कि उसके आसपास, उसके बगल में समुद्र कितनी, जो समुद्र से उस स्थान की कितनी दूरी है, समुद्र से उस देश की कितनी दूरी है, ये हमारा पहला कारण हो गया। और दूसरा कारण क्या है हमारा कि उसका अक्षांश विस्तार कैसा है, ठीक है, वह किस अक्षांश पे स्थित है। और अगला कारण अगर देखें कि उस देश की ऊंचाई कितनी है, उस देश की ऊंचाई कितनी है, तो ये सब हमारा, और वहाँ के पहाड़ों की स्थिति कैसी है, ये हमारा 4 कारण हो गया। पहला कारण क्या हो गया कि उस देश की समुद्र से कितनी दूरी है। और दूसरा कारण अगर बात करें, दूसरा कारण कि उसका अक्षांश विस्तार कैसा है। तीसरा कि उस देश में पहाड़ों की स्थिति कैसी है। अगर हम चौथा बात करें कि उस स्थान की ऊंचाई कितनी है, उस देश की ऊंचाई कितनी है। तो ये सब हमारा निम्न कारण है जलवायु के परिवर्तन का, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग, अब यहाँ से हम लोग का मेन स्टार्ट होता है कि भारत का। चलिए देखते हैं, 1-2 पॉइंट और पहले देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। ये हमारा पूरा पृथ्वी है, ठीक, ये हमारा पूरा पृथ्वी है। आप लोगों को पता होगा कि पृथ्वी जो है कि कितना डिग्री अपने अक्षांश पे झुका हुआ है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि पृथ्वी कितना डिग्री अक्षांश पे झुका हुआ है। चलिए पहला दे रहे हैं, पहला है ऑप्शन 66.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, 50.5 डिग्री, और इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो बताइए कि पृथ्वी कितना डिग्री अक्षांश पे झुका हुआ है। ये 4 विकल्प है आपके पास। आप लोग इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा कि भारत पृथ्वी जो है कितना डिग्री अक्षांश पे झुका हुआ है। ये 4 ऑप्शन है। अब देखिए कि अब हम इस पे आते हैं कि पृथ्वी जो है घूर्णन कैसे करती है। पृथ्वी तो घूम रही है, पृथ्वी कैसे घूमती है, पृथ्वी ऐसे घूमती है कि ऐसे घूमती है, पृथ्वी किधर से किधर घूमती है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि आप लोग के घर में घड़ी है। आप लोग घड़ी देखिए कि घड़ी जब भी घूमती है तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर। तो पृथ्वी का भी जो घूर्णन है, तो ये हमारे इधर पूरब हो गया, इधर पश्चिम हो गया, इधर उत्तर, और इधर दक्षिण, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो हमारी पृथ्वी जो है ये पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, यानी कि क्लॉकवाइज। जैसे घड़ी घूमती है वैसे ही हमारी पृथ्वी भी घूमती है, ठीक है, जैसे घड़ी घूमती है वैसे ही हमारी पृथ्वी भी घूमती है। ये आप लोग को पता होना चाहिए। अब देखिए कि पृथ्वी जो घूमती है वह किस बल के कारण घूमती है, पृथ्वी जो है किस फोर्स के कारण घूमती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछा भी गया है कि पृथ्वी जो है कॉरियोलिस बल के कारण घूमती है, ठीक है, पृथ्वी कॉरियोलिस बल के कारण घूमती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पृथ्वी जो है कॉरियोलिस बल के कारण घूमती है, ठीक है, पृथ्वी जो है कॉरियोलिस बल के कारण घूमती है। अब देखिए कि कॉरियोलिस बल किस पे निर्भर करता है, कॉरियोलिस बल किस पे निर्भर करता है। तो चलिए अब थोड़ा हम कॉरियोलिस बल पे देखते हैं, उसके बाद हम लोग पूरा भारत के मानसून पर आएंगे। ये चार ऑप्शन है। आप लोग इसका जवाब ABCD में करके आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। देखिए कॉरियोलिस बल क्या है। एक आप लोग सुने होंगे कि फिजिक्स में एक फेरल वैज्ञानिक है, ठीक है, फेरल। तो इन्होंने ही एक नियम दिया था, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, फेरल का नियम कहते हैं। और इसी फेरल के नियम में इन्होंने ही कहा था कि कॉरियोलिस बल के कारण आप लोग देखिए, ये एक गोलार्ध है, ठीक है,
ये फर्स्ट जो क्लास था ज्योग्राफी का, उसमें मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी को अगर हम 2 भाग में बांटते हैं, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, पूर्वी गोलार्ध हो गया, ये पश्चिमी गोलार्ध हो गया, ठीक है, और ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया, ठीक है। पृथ्वी जो घूमती है तो वो पश्चिमी गोलार्ध से लेकर के पूर्वी गोलार्ध की ओर घूमती है, ठीक है। पृथ्वी जो घूमती है वह उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में ये तो मैंने आपको पहले बता दिया कि पश्चिम से पूर्व की ओर। और फेरल का जो नियम है, उन्होंने कहा कि ये उत्तरी गोलार्ध जो है, उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी जो है दाईं ओर, यानी कि आप लोग अभी जो वीडियो देख रहे होंगे तो आप लोग का जो बाईं ओर यानी कि राइट साइड ये आपका इधर होगा, ठीक है। और मैं जो आपको इस तरह से बता रहा हूँ तो हमारा दाईं ओर हो गया इधर, लेकिन आप लोग अपने दाईं ओर को लेकर चलिएगा। जो पृथ्वी जो है ये उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर घूमती है। ये फेरल के नियम के अनुसार ये बात को कहा गया। और ये भी देखिए घड़ी की दिशा की ओर ही घूम रही है। तो ये फेरल के नियम ने इस सिद्धांत को दिया था कि पृथ्वी जो है उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर यानी कि राइट साइड और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर घूमती है यानी कि लेफ्ट साइड। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में पूछा जाता है कि पृथ्वी जो है किस बल के कारण घूमती है, तो कार्योलिस बल के कारण घूमती है। अब चलिए अब हम अब इसमें देखते हैं कि अब भारत में मानसून, अब देखिए भारत, सबसे पहले एक भारत का मैप पहले बना लेते हैं। ये हमारा भारत हो गया, ठीक है। अब देखिए कि भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजर रही है, तो आप लोगों को पता होगा कि भारत के बीचों बीच ये कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आप लोग इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा कि 8 राज्य वो कौन कौन सा राज्य है, ठीक है। पहला प्रश्न आप लोग के लिए था कि पृथ्वी कितना डिग्री अक्षांश में झुका हुआ है, ये आपका पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न है आपका कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, वह कौन कौन सा राज्य है, ठीक है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। अब हो गया क्या कि कर्क रेखा तो यहाँ से गुजरती है। अब देखिए कि इससे पहले ये आप लोग पहले मैप कंप्लीट कर लीजिएगा। मैं आपको पहले एक कुछ बेसिक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए भारत में मानसून की उत्पत्ति कैसे हुई, ये एक जैसे कि जलवायु के बारे में मैं आपको बताया कि जलवायु की उत्पत्ति किस देश में किस तरह से होती है, तो वैसे ही हम लोग को भी जानना है कि मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है, ठीक है। तो देखिए मानसून की उत्पत्ति जो है, मानसून की उत्पत्ति तो ये सूर्य है, सूर्य के तापमान बढ़ने या घटने के कारण मानसून की उत्पत्ति होती है। कैसे? सूर्य का तापमान बढ़ने या घटने के कारण मानसून की उत्पत्ति होती है। कैसे होती है, अब हम लोग इसे देखते हैं। जैसे कि इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं वो फॉर्मूला भी प्रूफ कर दूंगा अभी। देखिए तो ये सूर्य का तापमान घटने और बढ़ने के कारण होता है। देखिए तापमान को अगर हम इंग्लिश में टेम्परेचर कहते हैं टी, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ टी इक्वल टू 1/p। पी क्या हो गया? प्रेशर। देखिए ये तापमान, इसे मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ तापमान, और 1/दाब। अगर तापमान बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक दाब घट जाएगा, ठीक है। अगर तापमान बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक दाब घट जाएगा, अगर तापमान घटेगा तो ऑटोमेटिक दाब बढ़ जाएगा। जैसे कि देखिए ये मैथ का बात है। अगर मान लीजिए ये 5 रुपया है, पहले ये देख लीजिए, अगर ये y है, ये 1/x है, अगर 5 हो गया और ये 1/4 है। अब अगर हम 5 के जगह हम 10 रखते हैं तो यहाँ तो ये ज़्यादा हो गया, लेकिन ये कम हो जाएगा। आप लोग इसे डिवाइड करके देख लीजिएगा, ये आपका कम हो जाएगा। तो आप लोग ये फॉर्मूला सब को याद रखिए, नहीं रखिए कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको समझा दूंगा। आप लोग को ये फॉर्मूला याद रखने का कोई ज़रूरत भी नहीं होगा। तो ये
तापमान इक्वल टू 1 बाय दाब। ठीक है, अब देखिए इसे मैं बगल में लिखता हूँ कि ये हमेशा हमेशा यूज होगा अभी आप लोग को समझने के लिए। तो ये समझ गए कि तापमान की ये मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है। तो देखिए तापमान इक्वल टू 1 बाय दाब, ये समझ गए। अब देखिए तापमान इक्वल टू 1 बाय दाब जो है, तो ये कर्क रेखा बीचों बीच गुजर रही है, यानी कि अगर 22 जून का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सूर्य कहाँ स्थित है, सूर्य कहाँ स्थित है, तो ये कर्क रेखा पर स्थित है। तो कर्क रेखा पर सूर्य स्थित है, यानी कि इस समय गर्मी बहुत है। अब वैसे भी हम लोग के भारत में गर्मी का जो मौसम होता है वो मई सबसे बहुत ज़्यादा ही गर्मी होने लगता है। मई जून जुलाई सब में, अप्रैल सब में बहुत गर्मी होती है। सबसे अधिक गर्मी जून में होती है। तो सबसे अधिक गर्मी अगर यहाँ पे हुई तो सबसे अधिक गर्मी होने के कारण क्या होता है कि अगर यहाँ का तो तापमान बढ़ गया, यहाँ का तापमान बढ़ गया तो यहाँ की हवा पूरा गर्म हो गई। और गर्म हवा जो होती है वो अधिकतर हवा में उठती है वो सब, क्योंकि वो लोग जो गर्म हो गया वो नीचे नहीं रह सकता है। तो वो अधिकतर वो यहाँ से उठी, यहाँ से उठने के बाद वो फिर वायुमंडल में चली गई। ठीक है, यहाँ से ये हवा इस जगह बहुत यहाँ का तापमान गर्म है। ठीक है, ऐसे भी देखिए कि अगर तापमान गर्म है, ये तापमान अगर ज़्यादा है तो दाब कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, लो प्रेशर हम इसको शॉर्ट में लिख दिए LP, यानी कि निम्न दाब। यहाँ पे निम्न दाब उत्पन्न होता है। तो आप समझ गए, नहीं समझे फिर से देखिए। सूर्य जो है ये कर्क रेखा पर लंबवत है। कर्क रेखा पर लंबवत होने के कारण यहाँ पर तापमान बहुत ज़्यादा हो गया। यहाँ पर तापमान ज़्यादा होने के कारण तापमान यहाँ पे ज़्यादा हो गया तो दाब यहाँ पे कम हो जाएगा। दाब कम होने के कारण का मतलब क्या हो गया कि लो प्रेशर यहाँ पर क्या हो गया, क्रिएट हो गया। लो प्रेशर क्रिएट होने के बाद यहाँ का हवा जो है वायुमंडल की ओर उठ गई। इसलिए पूरा आप लोग गर्मी के दिन में तो गर्म रहता है, रात को भी बहुत ज़्यादा गर्म होती है, क्योंकि सारा हवा तो वायुमंडल में पूरा गर्म है, तो इसलिए अधिकतर गर्म ही रहता है। तो ये हमारा लो प्रेशर हो गया क्रिएट। अब देखिए, अब लो प्रेशर क्रिएट होने के कारण अब क्या होता है कि अब यहाँ से मानसून का प्रवेश होता है। मानसून का प्रवेश कैसे होता है, थोड़ा अब मैं इसे थोड़ा मैप छोटा बना लेता हूँ। शॉर्ट में ये हमारा मैप बन गया, मोटा मोटी मैप है। ठीक, गुजरात तो इतना बाहर नहीं है, ये हमारा मैप हो गया। अब देखिए कि यहाँ तो हमारा लो प्रेशर क्रिएट, और आप लोग जानते हैं कि हवा जब भी अगर जाती है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा चलती है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। अब देखिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या है, हाई प्रेशर में क्या है कि यहाँ पर तापमान कम रहता है। तापमान कम कैसे, अगर यहाँ पर तापमान अगर कम है तो ऑटोमेटिक दाब बढ़ जाएगा। ठीक है, तापमान अगर ज़्यादा है तो ऑटोमेटिक दाब घट जाएगा। तो इसे आप लोग को याद रखना है अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि आप लोग को इसी पर पूरा ये मानसून थ्योरी पूरा बेस्ड है। ठीक है, तो हाई प्रेशर यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर सूर्य है, इस जगह सूर्य है, तो और ये कर्क रेखा बीचों बीच है। तो यहाँ पर लो प्रेशर है, यहाँ पर की हवा बहुत गर्म है, और ये कर्क रेखा है, और नीचे मान लेते हैं कि भूमध्य रेखा है। ठीक है, यहाँ नीचे भूमध्य रेखा है, यानी कि विषुवत रेखा है। तो यहाँ पर सूर्य आ गया। ठीक, अब यहाँ पर सूर्य तो यहाँ पर कर्क रेखा पर सूर्य है। अब गर्मी तो सबसे अधिक यहाँ पर है। इधर तो अभी फ़िलहाल ठंडी है। ठंडी होने के कारण यहाँ पर हाई प्रेशर है, यानी कि यहाँ पर का वायुमंडल लगभग में ठंडा है, यहाँ पर बहुत गर्म है। तो यहाँ पर जब हवा गर्म होकर के जब वायुमंडल की ओर जब गई हवा, तो ये सारी हवा भारत की ओर फिर आने लगती है, जिससे कि हम लोग मानसून कहते हैं। ठीक है, जिससे कि हम लोग मानसून कहते हैं। ये सभी हवा ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाने लगी, और गर्म हवा ये फटाक से
वायुमंडल में गई और वहाँ पर का स्थान खाली हो गया। स्थान खाली होने के कारण सभी हाई प्रेशर की हवा लो प्रेशर की ओर चली गई। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मानसून कहते हैं। ठीक है, कि भारत में मानसून प्रवेश कर गई। और अधिकतर देखते होंगे कि बारिश का महीना जब भी होता है तो वो जून के बाद ही होता है। जून में बारिश 1 जून के आसपास ये केरल के तट पर ये पहुंच जाती है, मंगलोर तट में। ठीक है, मंगलोर तट में आप लोग ज्योग्राफी में MCQ क्वेश्चन में देखे होंगे क्या कि सबसे पहले मानसून कहाँ पहुंचती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले केरल के तट पे आती है, यानी कि मंगलोर तट पे आती है। और एक और प्रश्न भी इसमें पूछ सकता है कि सबसे पहले वर्षा किस तट पे होती है, सबसे अधिक वर्षा किस मानसून के द्वारा होता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा। ये देखिए, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो ये दक्षिण और पश्चिम यानी कि इसके बीच में है, तो इसलिए दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा वर्षा होती है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा वर्षा होती है। अब ये सब यहाँ पर आया। तो केरल में जो मानसून पहुँचा, ये कब पहुंचा, तो ये 1 जून को पहुंचा। ठीक है, 1 जून को ये मानसून पहुंच गया। और महाराष्ट्र में ये कब पहुंचा, महाराष्ट्र में 5 से 10 जून के बीच पहुंच जाता है। 5 से 10 जून के बीच पहुंच जाता है। ये सब हमारा कोंकण तट हो गया महाराष्ट्र के पास। हम पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि कौन सा तट कहाँ है। ठीक है, कौन सा तट कहाँ है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिचमिच हो गया है। देखिए फिर से, ठीक है, ये हमारा केरल हो गया। यहाँ पर मानसून आया, ये मानसून हमारा बढ़ रहा है। ठीक है, ये हमारा कौन सा हो गया, ये अरब सागर, हिंद महासागर और ये बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी। तो मानसून ये सबसे पहले केरल के तट पे आया, फिर उसके बाद फिर कोंकण तट पे आया महाराष्ट्र के क्षेत्र में। यहाँ पर 1 जून को आया और यहाँ पर 5 से 10 जून में आया। फिर इधर हमारा क्या हो गया, गुजरात का तट। गुजरात के तट को हम लोग सौराष्ट्र तट भी कहते हैं। ठीक है, सौराष्ट्र तट। तो यहाँ पर भी ये मानसून टकराता है। ठीक है, सबसे अधिक वर्षा केरल में, केरल गोवा सब में अधिकतर वर्षा होती रहती है। जब ये यहाँ से मानसून जब यहाँ पर टकराया तो यहाँ पर ये वर्षा होते होते यहाँ पर एक नीलगिरी की पहाड़ी वगैरह सब है। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ी सब है। अब देखिए कि इसमें एक प्रश्न, अब यहाँ पर जैसे कि पहाड़ है, इधर से ये मानसून आया, यहाँ तक टकराया। ठीक है, और यहाँ तक टकराया, यहाँ तो पूरा बारिश हो गई और इधर बादल नहीं जा सका। तो इधर तो बारिश हुई ही नहीं। तो हो गया क्या कि यहाँ पे केरल है और इधर तमिलनाडु। केरल में भारी वर्षा हो गई और तमिलनाडु में वर्षा का कोई पता ही नहीं है। तो अगर पहाड़ के एक साइड बहुत अधिक वर्षा हो रही है और दूसरे साइड वर्षा नहीं हो रही है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, वृष्टि छाया कहते हैं। वृष्टि छाया। देखिए, वृष्टि छाया नहीं समझे। अब देखिए, जो बिहार के स्टूडेंट है उसे मैं एक अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ। आप लोग मंदार गए होंगे घूमने के लिए। देखिए, ये पूरा पहाड़ है, मान लेते हैं ये पूरा पहाड़ है। ठीक, सुबह की धूप हुई और सुबह मान लीजिए कि इधर से हमारा पूरब है। ठीक, ये हमारा पूरब है। तो सूर्य जब भी निकलता है तो पूरब में निकलता है। सूर्य यहाँ से निकला बाहर। ठीक, तो यहाँ पर इसका पूरा धूप पड़ा, यहाँ तक तो धूप पड़ा और इधर जो इसका छाया बन गया, तो इसे ही हम लोग क्या कहें, वृष्टि छाया कहें। यानी कि धूप यहाँ तक पूरा है। ठीक है, और कोई मान लीजिए कि इसी को अगर हम खड़ा करते हैं और इधर से हम कोई हम टॉर्च हम जलाएं, तो यहाँ तक तो पूरा रोशनी है और इधर जो छाया बच गया, इसे हम क्या कहेंगे, वृष्टि छाया कहेंगे। अब आप लोग समझ गए होंगे पूरा। तो हम लोग कहाँ पे थे, हाँ, मानसून तो यहाँ पर केरल में प्रवेश किया और गुजरात के सौराष्ट्र तट में भी इंटर किया। महाराष्ट्र में भी आ गया 5 से 10 जून में, यानी कि कोंकण तट वगैरह सब में, और इधर भी आ गया केरल के तट में, मंगलोर तट। अब यहाँ से मानसून इधर तो पूरा भारी वर्षा हो गई। अब इधर जो है, इधर बोर्ड छोटा पड़ रहा है। और इधर हमारा कौन सा देश है, म्यांमार देश है। ठीक है, म्यांमार देश है इधर पूरा। ठीक, ये हमारा क्या है, बंगाल की खाड़ी है। अब आप लोग तो ये सब पूरा मानसून समझ गए हैं।
मानसून समझ गए कि कहाँ कहाँ से टकराई। ठीक, महाराष्ट्र में भी, सौराष्ट्र तट पे, कोंकण तट, मंगलोर तट, ये सब तट है। अब यहाँ से भी मानसून एक इधर भी गई, ठीक है, एक इधर भी गई और एक म्यांमार की तरफ भी गई, ठीक है, एक म्यांमार की तरफ भी गई और एक बंगाल की खाड़ी की तरफ गई। जो कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मेघालय में होती है। मेघालय में कहाँ? मासिनराम में होती है। मासिनराम में कहाँ? तो चेरापूंजी में। मतलब हाई लेवल के एग्जाम में, जैसे कि बीपीएससी सब हो गया या फिर स्टेट पीसीएस किसी भी, तो वहाँ ये नहीं पूछता है क्या कि बिहार के किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो सब कोई जानता है कि मेघालय में कहाँ? तो मासिनराम में कहाँ? तो चेरापूंजी में। ठीक है, तो इतना डीप आप लोग को याद रखना पड़ेगा। तो फिर म्यांमार में टकराई। तो म्यांमार में यहाँ एक पर्वत है, ठीक है, यहाँ एक पहाड़ है। कौन सा पहाड़ है? तो आप लोग नाम सुने होंगे, यहाँ पे आप लोग नाम सुने होंगे इसका, इधर लिख देते हैं। रकान की पहाड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये सब जो मानसून जो आई, तो कुछ तो बंगाल की खाड़ी होते हुए मेघालय में चला गया, ठीक है। मेघालय यहाँ पर है हमारा, तो मेघालय में इंटर कर गया और कुछ इस पहाड़ में टकरा करके फिर ये भारत की ओर लौट गया। पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी होते हुए ये दिल्ली की ओर चला गया और कुछ मेघालय में टकराया, मासिनराम में, जो कि बादल का घर कहते हैं। फिर यहाँ से वो टकरा करके ये भी बिहार की तरफ, पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी होते हुए इधर ये भी निकल गया। तो आप लोग समझ गए कि मानसून कैसे इनकी पहले केरल के तट पे, यहाँ से बहुत सारा इधर जो लो प्रेशर जो क्रिएट हुआ, तो हाई प्रेशर उसे भरने के लिए भारत की ओर बढ़ा, ठीक है। तो केरल के तट पे, मंगलोर तट पे टकराया और इधर भी यहाँ पे 1 जून को पूरा भारी वर्षा हो गई। यहाँ पे 5 से 10 जून के बीच मानसून टकराई और वर्षा यहाँ से स्टार्ट हो गया। गुजरात में भी टकराया, वर्षा स्टार्ट हो गया। अब इधर कुछ मानसून इस पहाड़ी में भी टकराई, अब फिर इधर बंगाल की खाड़ी होते हुए मेघालय में टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट होकर के ये फिर पश्चिम बंगाल, बिहार और यूपी होते हुए पूरा वर्षा कराते हुए चलेगी। तो अधिकतर देखते होंगे कि बिहार में या पश्चिम बंगाल या यूपी में जिसका भी घर है, ठीक है, जिसका भी घर है, तो उसका घर अगर पूरब मुँह का है तो अधिकतर उसका घर बारिश के समय में भीग ही जाता है। क्यों? क्योंकि बारिश जब भी हो रही है तो पूरब की तरफ से ही हो रही है। जिसका घर पश्चिम के मुंह से है तो उसका घर नहीं, उसका घर यहाँ तक कि उसका आगे का भी नहीं भीगता है, और जिसका पूरब के मुंह से घर है उसका पूरा अंदर तक का द्वार, जहाँ तक पानी जा सकता है वहाँ तक का द्वार उसका पूरा भीग जाता है। तो यही होता है क्या कि इसका पूरब के मुंह की तरफ से घर है, उससे सभी को पता होना चाहिए कि बारिश किधर से हो रही है और जून के महीना में हमारा घर भीगेगा या नहीं भीगेगा। तो ये सब ऐसे भी सामान्य जीवन जीने के लिए ये सब भी पता होना चाहिए। तो यहाँ तक हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 2 वाले वीडियो में देखेंगे कि जब मानसून तो हम लोग पूरा भारत में भेज दिए, अब मानसून को हम लोग वापस लाएंगे। और ठंडी के दिन में आप लोग सुनते होंगे कि शिमला सब में बर्फ़ का, हिमाचल प्रदेश में बर्फ़ का पूरा फव्वारा होता है, तो वो सब कहाँ से होता है, कैसे होता है, और भी हम लोग देखेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में कि तमिलनाडु सब में अधिकतर ठंडी के दिन में वर्षा क्यों होती है। तो वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।